ये संघ की विचारधारा की बात करते हैं ये लोग कि हम आरएसएस के विचारधारा के लोग हैं। मैं भी आरएसएस का करता हूं और आपके चैनल पे खुले दिल से बोलता हूं मैं कार्यकर्ता रहा हूं, लेकिन ये संघ के भी विचारधारा को नहीं मानने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि 8 लाख करोड़ एमपीए हो गया, ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि 8 लाख करोड़ ये पैसा लेके बैठा कौन है। 8 लाख करोड़ मैडम जान के आपको भी आश्चर्य होगा, 6 लाख करोड़ से अधिक सिर्फ 32 लोग, 32 पूंजीपति इस देश का पैसा लेके बैठे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास वो रिकवरी का विजन नहीं है, बस ये है कि उसको बैड बैंक बनाओ, उसको डाल दो और बाकी बेच दो। अगर लोग बोर्ड देखता है ना एसबीआई चाहे बैंक ऑफ इंडिया या पीएनबी, तो लोगों का फेथ आता है। एसबीआई बैंक आने से तो लोग डरते हैं कि उनको बस काउंटर से काउंटर घुमाया जाता है, ये काउंटर वो काउंटर। मैडम ये मैडम लिख के ले लीजिए, सिर्फ 2 लोगों को, अडानी और अंबानी दोनों को बैंकिंग सेक्टर में लाने की ये सोची समझी रणनीति हो रही है। और देश के युवाओं, खासकर इससे बिहार, मैं माननीय नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि अगर कल के डेट में सारे बैंकों का और ये पीएसयू का निजीकरण हो रहा है ना, तो सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में बढ़ने वाली है मैडम। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बैंकों का निजीकरण का विरोध हम क्यों कर रहे हैं। हम अपने लिए अस्तित्व के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इस देश का अस्तित्व के लिए कर रहे हैं। आज़ादी के बाद 1969 में भारत में सिर्फ एक ही सरकारी बैंक था, एसबीआई और उसका सब्सिडियरी। उसके बाद क्या हुआ, 1969 में इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद क्या हुआ, 1969 से अब तक 38 प्राइवेट बैंक मैडम कोलैप्स हुए हैं। आप एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल डीएचएफएल, उसका देखिए 2007 से लेकर 2019 तक 2,60,000 उसने हाउसिंग फाइनेंस फेक किए, नकली हाउसिंग फाइनेंस, और उनके डायरेक्टरों ने अपने ही खाते में 17,400 करोड़ ले लिए। वहीं चंदा कोचर जी का देखिए, प्राइवेट बैंक की सीईओ थी ना, उन्होंने क्या किया, वीडियोकॉन ग्रुप को लोन किया, उनके पति का ही है, दीपक कोचर जी का। उसके बाद आप इस बैंक का देखिए, यस बैंक का राणा कपूर जी को उन्होंने क्या किया, रिश्वत लिया सेल कंपनियों से, और उनके पत्नी ने जो प्रमोट किया था। आप क्या चाहती हैं, इन बैंकों को बेचकर जो भारत के करोड़ों लोगों का जो पैसा है उसको डुबो दिया जाए, ऐसे लोगों को दे दिया जाए जो लेके गबन कर जाए। तो मैं इसलिए निजीकरण का विरोध कर रहा हूं कि इस देश में अगर लोग बोर्ड देखता है ना एसबीआई चाहे बैंक ऑफ इंडिया या पीएनबी, तो लोगों का फेथ आता है। हम लोग जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलते हैं। आप जनधन के खाते का देखिए, इस देश में जब जनधन अकाउंट खोला गया 41.88 करोड़ खोला गया है, आज तक का डाटा आप देख लीजिए गूगल में, उसमें 40.66 करोड़ सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने खाता खुला है। आज एक विधवा पेंशन है, एक बूढ़ा आदमी का 100 रुपये का अकाउंट खुलता है, विधवा पेंशन, बूढ़ा पेंशन कौन से बैंक में खुलता है, क्या आईसीआईसीआई बैंक खोलता है, हम लोग खोलते हैं। एक विश्वास की टूट रहा है लोगों के बीच। सर, एसबीआई बैंक आने से तो लोग डरते हैं कि उनको बस काउंटर से काउंटर घुमाया जाता है, ये काउंटर वो काउंटर। मैडम, ये छोटी छोटी बातें हैं, इस हमको लॉन्ग लाइफ में सोचना है। हमको उसका डाटा देखिए कि आप कंपेयर कीजिए ना राष्ट्रीयकृत बैंकों वर्सेस प्राइवेट बैंक, आप डिफरेंसेस देखिए, किसने कितना गवर्न किया है, किस बैंक में डिपॉजिट सेफ है, आप देखिए ना डाटा। वर्कलोड देखिए, सरकारी बैंक एक ऐसे बैंक है जो देश का सहारा है। आप एसएमई सेक्टर का देखिए, आप जो 40% प्राइवेट सेक्टर को लोन दिया जाता है ना, ऐसे प्राइवेट बैंक करते हैं, हम लोग करते हैं। ठेला वाले को लोन हम देते हैं, हम प्रतिदिन शुक्रवार को ही 10 लोन किए हैं, ठेला वाले को 10 हज़ार का हम देते हैं, वो प्राइवेट बैंक नहीं देते हैं। लोगों का आजीवन का सहारा हम लोग देते हैं। आप कह रहे हैं कि एसबीआई देश का सहारा है, फिर देश के प्रधानमंत्री ही इसका निजीकरण क्यों कर? उनके जो आर्थिक सलाहकार है उनको गलत फीडबैक दे रहे होंगे। इसका देश का प्रधानमंत्री इसलिए इन बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं क्योंकि देखिए, रिलायंस जो है, रिलायंस इंडस्ट्री, जो विपक्ष ये मुद्दा बार बार उठाता है कि ये सरकार सिर्फ हम दो और हमारे दो के लिए काम करिए, तो ये सच्चाई है। पूरे देश में बस 4 लोगों का चल रहा है नीति, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। अब बस ये जरूरत है कि इस जनता को जानने की। आप देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री बहुत पहले से आरबीआई के पास लाइसेंस बैंकिंग के लिए मांग रखा है, लेकिन जब उसकी ये इनकी मित्र की सरकार आ गई तो वो सोच रहा है कि एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश करने से बेहतर है कि एक बैठे बैठाया बिजनेस। अब मान लीजिए कोई भी बैंक XYZ किसी का भी अगर ये निजीकरण कर रहे हैं तो उसके पास जो भी उसका बिजनेस है, उसके जो ग्राहक है, कस्टमर है, 50% भी रिटेन अगर कर जाते हैं उस बैंक में, देखिए 50% तो लोग जाएंगे, क्योंकि जो विश्वास सरकारी बैंकों के प्रति है वो कभी ना टूटा है और ना टूटेगा। आप जो ये बात बोली कि इस काउंटर से उस काउंटर एसबीआई वाले दौड़ाते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन वो क्यों दौड़ाते हैं इसके पीछे हमने कभी जानने की कोशिश ना आप लोगों ने की और ना जनता जानना चाहिए। जनता जो जानती है वो
जो जाती है और जो इस काउंटर से उस काउंटर जाती है वो जानती है क्यों भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ जो भी काम होता है वो बाई प्रोसेस होता है। प्राइवेट बैंक में गए अपना उनको बस लोन दीजिए, कल डिफॉल्टर हुआ। भागलपुर में एक शिक्षक का आपको वीडियो शायद मिला होगा, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रखा था, उन्होंने HDFC से लोन लिया था, बेचारे इतने उनको प्रताड़ित किया गया कि वो सुसाइड कर लिए, ये कोरोना काल में। लेकिन आप एक भी कस्टमर बता दीजिए अगर नेशनलाइजेशन बैंक का कोई भी कर्मी जाके उनको प्रताड़ित किया हो, क्योंकि हम लोग ग्राहकों के साथ होते हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि 8 लाख करोड़ MPA हो गया, ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि 8 लाख करोड़ ये पैसा लेके बैठा कौन है। 8 लाख करोड़ मैडम जान के आपको भी आश्चर्य होगा, 6 लाख करोड़ से अधिक सिर्फ 32 लोग, 32 पूंजीपति इस देश का पैसा लेके बैठे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास वो रिकवरी का विजन नहीं है, बस ये है कि उसको बैड बैंक बनाओ, उसको डाल दो और बाकी बेच दो। अब यहाँ सोचने वाली बात है, अगर जो खरीद रहा है वो बिजनेसमैन है तो वो पूरा NPA सहित नहीं ले रहा है, उसको प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि हम बैड बैंक बनाएंगे, जो NPA है उसको हम अलग डाल देंगे, यानी कि उसको जो मिलेगा एकदम क्रीम मिलेगा। तो अब वो क्रीम किसी को बिजनेस बैठे बैठाए जो मिल रहा है तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा मैडम, आप खुद बताइए। जितने यहाँ कारोबार हुए हैं, FCI का गोदाम मिला सिर्फ अडानी को मिला, क्यों मिला भाई? तो बैंक भी जो मतलब निजीकरण दो बोल रहे हैं ना, तो ये मैडम लिख के ले लीजिए, ये सिर्फ 2 लोगों को, अडानी और अंबानी, दोनों को बैंकिंग सेक्टर में लाने की ये सोची समझी रणनीति हो रही है। और देश के युवाओं, खासकर इससे बिहार, मैं माननीय नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि अगर कल के डेट में सारे बैंकों का और ये PSU का निजीकरण हो रहा है ना, तो सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में बढ़ने वाली है मैडम। अब ये नीतीश जी को पता नहीं है आंख से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या जानबूझ के वो अंधे बन रहे हैं मैडम। आप भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप भी जॉब कर रही हैं, हम भी करेंगे, लेकिन इससे त्रस्त कौन होगा? जनता होगी। निजी में ये सब लोग, मध्य वर्ग और गरीब, निजी सेक्टर में सबको पता है कि वहाँ जॉब करना है, लेकिन वहाँ आपके राइट्स नहीं होते हैं, सिर्फ शोषण होता है, आपका मानसिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है। लेकिन ये जो PSU है या भारत सरकार का उपक्रम जो भी है, वहाँ शोषण नहीं होता, वहाँ अपने राइट्स के लिए आप लड़ सकती हैं, रोड पे आ सकती हैं, क्योंकि ये जो विगत परंपरा के अनुसार हमारे जो यूनियन के लीडर हैं ये लड़ के ये राइट अपने हासिल किए हैं, और ये सरकार इसी को खत्म करने जा रही है। लेबर एक्ट आप देख लीजिए, उसको 8 घंटा से बढ़ा के 12 घंटा कर दिया गया। अब जो 8 घंटा के बाद जो ओवर टाइम मिलता था, अब निजी सेक्टर में उनको अब ये तो ओवर टाइम नहीं मिला। तो मैं इस सरकार की एक नीति मैडम, आप अगर आपके तहत भी मैं जानना चाहूँगा, एक नीति भी बता दीजिए जिससे आम आदमी की थाली में जो रोटी जा रही है उससे अगर पैसे में कोई कमी आई हो, या उसका रोटी इतने पैसे में बढ़ गया हो। एक नीति, उज्ज्वला के तहत सबको फ्री में दे दिए गैस, लेकिन भाई 800 रुपये गैस वो भराएगा कौन? उज्ज्वला की सब्सिडी आती है निजी सेक्टर बैंकों में, प्राइवेट सेक्टर बैंक मिनिमम बैलेंस में चार्ज, उसका सारा सब्सिडी ही काट लेंगे। तो ये सोचने वाली बात है। और बाकी विपक्ष के जो भी पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं उनसे मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग आँख खोलो, देशभक्ति सोचो। व्यक्ति और पार्टी से हमेशा मैडम देश बड़ा होता है। ये संघ की विचारधारा की बात करते हैं ये लोग कि हम RSS के विचारधारा के लोग हैं। मैं भी RSS का करता हूँ और आपके चैनल पे खुले दिल से बोलता हूँ, मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, लेकिन ये संघ के भी विचारधारा को नहीं मानने वाले लोग हैं, क्योंकि संघ भी अंत्योदय की बात करता है। दीनदयाल जी बोलते थे कि अंत्योदय जब तक नहीं होगा ये देश का सार्वजनिक विकास नहीं होगा। तो ये निजीकरण से अंत्योदय कहाँ होगा मैडम? इसमें सिर्फ पूंजीपति की बात होगी, अमीरों की बात होगी। इस नीति से, निजीकरण की नीति से अमीर जो है अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। आप एक सिंपल एक बात मैं और कहूँगा, एक किसान का लड़का, एक मजदूर का लड़का, आए दिन आप लोग भी खबर बनाते हो, मीडिया में दिखाते हो कि रिक्शा चालक का बेटा IAS बन गया, रिक्शा चालक का बेटा ये हो गया। अगर निजीकरण हो जाएगा, आप खुद हमको बता दीजिए, ये जो आपका हेडिंग होता है ये इतिहास होगा कि नहीं? क्योंकि कभी निजी सेक्टर में आप कोई कंपनी बता दीजिए, बिना MBA, MTech, MCA का कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी पा लिया हो तो आप हमको बता दीजिए। और किसान का बेटा, किसान के पास ना 10 लाख होगा, ना वो अपने बेटे को MBA कराएगा, ना उसकी स्थिति बदलने वाली है। यानी कि ये मोदी सरकार, मोदी जी ये जो बोल रहे हैं ना कि निजीकरण करेंगे, देश को सुविधा मिलेगी, सुविधा नहीं मिलने वाली मैडम। ये आम और गरीब आदमी को बधुआ मजदूर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और वही कर रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि निजीकरण से सरकार देश को 2 भागों में बांटने की कोशिश कर रही है, एक पूंजीपतियों की और एक मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के लोगों की। निजीकरण के बाद लोगों का कहना है कि मध्यम वर्ग के लोग भी गरीब हो जाएंगे, और ये सरकार बस 2 लोगों के लिए काम कर रही है और पूंजीपतियों के, अंबानी और अडानी की जेब भरने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। हम बता दें कि पिछले 4 सालों में सरकार ने 14 पब्लिक सेक्टर बैंकों का मर्जर कर दिया है।
सत्र 2021-20 में फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 2 बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने का प्रपोजल रखा है। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वो 2 बैंकें कौन सी हैं, लेकिन जानकारों की माने तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।